हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने कंटेंट को, अपने सिलेबस को पास में रखें और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर अपने टॉपिक आराम से क्लियर करें। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपको बता दूं, अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वीडियो लेक्चर की, वो स्पेशली रीट एग्ज़ाम को लेकर जो कक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 6 है, उसकी बुक्स के जो पाठ हैं, ना केवल मैं बोलूँगा कि सिर्फ हम उनके पाठों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से दोस्तों आपका जो रीट एग्ज़ाम में जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी इसके बेस पर हम रिवीजन भी कर रहे हैं। और इसमें और जितना बेस्ट, जैसे इमला की दृष्टि से कोई लफ्ज़ हो, माने की दृष्टि से कोई लफ्ज़ हो, ये सब भी इसके साथ में हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले दोस्तों हमारी कक्षा 6 की 4 पार्ट बन चुके हैं, और वो कैसे बने हैं हम देखते हैं। ये कक्षा 6 की बहुत प्यारी सी बुक है। इसके अंदर दोस्तों हमने जो पाठ नंबर 1 से लेकर पाठ नंबर 5 तक ये भाग पहला पढ़ लिया है। कक्षा 6 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। फिर पाठ नंबर 6 से आपके पाठ नंबर 12 तक दूसरा भाग था, हमने वो भी पढ़ लिया है। और फिर पाठ नंबर 13 से लेकर पाठ नंबर 19 तक हमारा तीसरा भाग था, उसको भी हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद में हमारा चौथा भाग था, वो 20 नंबर से लेकर ये 25 नंबर पार्ट तक हमने भाग नंबर या पार्ट नंबर 4 के भाग नंबर या पार्ट नंबर 4 में हमने पढ़ लिया है। तो इनको आप इस कंटेंट को ज़रूर देखें दोस्तों। ग्रामर के जितने भी रीड को लेकर स्पेशली सवाल बनते हैं, मैंने उसको इस पार्ट से संबंधित कवर करने की कोशिश करी है। और आज जो हमारा लेक्चर सीरीज शुरू होगा वो पाठ नंबर 26 से शुरू होगा। पाठ का नाम है हमारा वतन। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जैसे अलिफ बे ते से लेकर ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन, जज़म, अरे वाव मजहूल, वाव मारूफ, ये सब हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया है। अब थ्योरी के बेस पे 2-3 पार्ट हैं, 4-5 पार्ट हैं इस किताब में, जिसको आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें पूरे वीडियो के साथ। आज हमारा लेक्चर है हमारा वतन, जो कि एक नज़म है, चकबस्त इसके मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ को दोस्तों याद रखें ज़रूर। इसका जो मुसन्निफ़ होता है ना, किसी भी पाठ का राइटर जो होता है, उसका नाम आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। ये है हमारा पाठ नंबर 26। तो इसको देखते हैं हम। हमारा वतन शुरू करते हैं। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। दोस्तों इसके अंदर हमारे जो वतन की खूबसूरती है, हमारे जो देश है हिंदुस्तान, उसके बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, हमें वो दिल से प्यारा क्यों है, इसकी वजह बताई गई है। हमें ये देश प्यारा क्यों लगता है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। यानी कि जो ये हिंदुस्तान है, जो ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, और मोहब्बत की आँखों का तारा है वतन। मोहब्बत की आँखों का यानी कि जो हमारी मोहब्बत की आँखों का जो तारा है, जो जो हमें बहुत पसंद है, वो हमारा वतन है, जिसको हम दिल से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। वो उसके दरख्तों की तैयारियाँ, वो फल फूल पौधे और फुलवारियाँ। यानी कि इस देश की खूबसूरती के बारे में बयान करते हुए शायर लिखता है कि इस देश के अंदर जो दरख्त हैं वो किस तरीके से तैयार होते हैं जब सावन का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, किस तरीके से फल फूल कर हंसने लगते हैं, तैयार होते हैं। और वो फल फूल पौधे और वो फुलवारियाँ, और वो इस देश की जितने भी फल फ्रूट हैं, इसके पौधे हैं, इसके फूल हैं, वो मतलब उन सब की क्या खूबसूरती है, क्या कहना है इसके लिए। और इसीलिए हमें हमारा वतन दिल से प्यारा है।
हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। यानी कि इसी देश के अंदर जो हवा के अंदर जो दरख्त झूमते हैं हवाओं के साथ इस तरीके से, क्या कहने हैं उसके, और वो पत्तों का वो फूलों का मुँह चूमना। और जैसे दो डालियाँ आपस में मिलकर हवा में मिलती है, आपस में मुँह चूमती है, और वो जो पत्ते आपस में मिलते हैं, तो ये मतलब एक कुदरती जो मनाजिर अपन बोल सकते हैं हमारे देश की, वो खूबसूरती है। और यही खूबसूरती की वजह से हमारा जो वतन है वो हमें दिल से प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। यानी कि अब शायर जो बरसात का जब मौसम आता है, जब काली घटाएं छा जाती है, काली घटाएं, और उसके बाद में जब बरसात की हल्की हल्की जो फुहारे बरसते हैं, वो खूबसूरती कुछ अलग ही होती है। तो शायर कहता है कि मेरे इस देश में जब काली घटाएं जब सावन के महीने में आती है और बरसात की हल्की फुल्की जो फुहारें बरसती है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और इसी वजह से हमारा वतन जो है वो हमें दिल से प्यारा वतन है। आगे बढ़ते हैं। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। यानी कि इसी मेरे देश के अंदर जो बाग हैं उसके अंदर किस तरीके से जो कोयल है वो किस तरीके से कू कू की आवाज़ से गाती है, और जंगल में मोर जो है वो अपने पंख फैलाकर और किस तरीके से मतलब एक अलग खूबसूरती बिखेरता है जब पंख फैलाए हुए रहता है तो एक मोर। और जो गंगा की लहरें और जमुना का जोर, जो मेरे देश की जो खूबसूरत नदियां हैं गंगा और जमुना, इनकी लहरों की वजह से ही, और यहाँ इसके बाग में जो कोयल की कूकू है, जंगल में मोर है जो नाचता है, इस वजह से ही मुझे मेरा देश जो है वो दिल से प्यारा है। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। अब शायर आखिर शेर में कहता है कि इसी मेरी ज़िंदगी से ही जो है वो ज़िंदगी की बहार है, और जो वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, यानी कि चाहे मेरी माँ का प्यार हो चाहे वतन की मोहब्बत हो, हमारी तो ज़िंदगी की बहार यही है भाई। और इसी वजह से हमारा वतन जो है वो दिल से प्यारा वतन है। वतन के माने हो गया दोस्तों मुल्क, और आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसको माना होता है बहुत प्यारा यानी कि चहेता, और फुआरा एक हल्की बारिश। ठीक है। सवाल है, वतन को आंखों का तारा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा जो वतन है वो हमें बहुत प्यारा है हमारा वतन, इसीलिए हम उसको दिल से चाहते हैं। इस नज़म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है? अब दोस्तों इसके अंदर तो बहुत सारी खूबियाँ हैं। जैसे इसके अंदर बागों में कोयल कूकू की आवाज़ से गाती है, जंगल में मोर नाचता है, गंगा और जमुना की लहरें जोर देती है, और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। इस नज़म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है? गंगा और जमुना का। ज़िंदगी की बहार किस चीज़ से है भाई? ज़िंदगी की बहार एक तो वतन की मोहब्बत और एक माँ का प्यार। ज़िंदगी की बहार किससे है? वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार से। खालिस्तान देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, यहाँ पे नाम क्या आएगा? हिंदुस्तान। क्या आएगा? हिंदुस्तान। वो इसकी किसकी? दरख्तों की तैयारियाँ, दरख्तों की तैयारियाँ। ठीक है। और वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, मुँह चूमना। वो सावन में काली घटा की बहार, घटा की बहार। और वो गंगा की लहरें, आखिरी शेर में क्या जाएगा? गंगा की लहरें। फिर इसको आपस में मिलाने का है तो दोस्तों देखते हैं। वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर। क्योंकि देखो इस लफ्ज़ से पकड़ेंगे अपन, मोर है, ये जो आखिरी साउंड सेम है, इसका ज़ोर है, तो वो गंगा की लहरें, वो जमुना का ज़ोर, ये इसमें मिल जाएगा। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, बहार ये रहा प्यार। तो वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। आखिरी दोनों शेरों में, हवा में दरख्तों का वो झूमना, ये रहा चूमना। वो पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। वो सावन की काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की फुल्की फुहार। इस नज़म में तारा, दरख्तों, फल फूल, फुलवारियों, बागों, जंगल और लहरें वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें कुछ लफ्ज़ों से किसी चीज़ की तादाद में एक होने का इल्म हो रहा है, और
कुछ लफ्ज़ों से तादाद में एक से ज़्यादा होने का इल्म हो रहा है। यानी कोई चीज़ अगर तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं, और दो या दो से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। इस तारीफ़ की रोशनी में वाहिद और जमा के 5-5 मिसालें आप भी लिखिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो, फल, फूल, फुलवारियाँ, बागों, जंगल, लहरें, इसमें देखो फल वाहिद है, फूल भी वाहिद है, फुलवारियाँ जमा हैं, और बागों भी जमा हैं, जंगल वाहिद है, लहरें जमा हैं। तो अब जैसे इनकी वाहिद बनाए, लहरों की हो गई लहर, जंगल की जमा हो गई जंगलात, बागों की वाहिद हो गई बाग, फुलवारियों की वाहिद हो गई फुलवारी, और फूल की और फल की फूल की जमा हो गई फूलों, और फल की जमा हो गई फलों। ठीक है, ये आपके 5 लफ्ज़ जिसी से आप वाहिद की जमा और जमा से वाहिद बना सकते हैं। खुशखत लिखिए। इमला लिखने का बोल रहा है तो ये आ गया हिंदुस्तान। ठीक है, फिर आएगा फुलवारी, फुलवारी, फिर आएगा घटा, अगला नाम घटा, फिर गंगा, और आखिरी नाम है बहार। इस नज़म को याद कीजिए और अपने स्कूल के सालाना जलसे में पेश कीजिए। असातिज़ा से गुजारिश है कि वाहिद से जमा बनाने के दूसरे कायदे भी तालिब इल्म को बताएं। ठीक है, तो दोस्तों वाहिद से जमा बनाने के कायदे जो हैं वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में एक चैप्टर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट उर्दू ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आराम से जितने भी नियम हैं वाहिद से जमा बनाने के 2-4 नियम हैं, वो आपको देख के जाना है ज़रूर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारे सबक नंबर आ गया है 27। ये भी थ्योरी के बेस पर नसर के तौर पर ये पार्ट है। उससे पहले वाला जो है वो नज़म था। ठीक है, तो पतंग, इस पार्ट को पढ़ते हैं अपन। मियाँ रशीद ने एक दिन पतंग उड़ाई, पतंग कुछ ऊंची हो गई तो हवा बोली, आओ भी पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। ठीक है, मतलब इसके अंदर हवा और पतंग की जो आपसी बातचीत है, हवा और पतंग की, उसका जिक्र किया गया, हवा और पतंग की। तो एक बार क्या हुआ, मियाँ रशीद जो है वो पतंग उड़ा रहे थे, और पतंग ऊंची गई तो हवा उससे बात करी, पतंग से, कि बोली, या आओ पतंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं। पतंग बोली, जी तो मेरा भी चाहता है, मगर इस डोर ने मुझे जकड़ रखा है। हवा बोली, डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो बहुत तेज़ से चलने लगी और डोर टूट गई। हवा ने यहाँ पर फिर वापस हवा क्या जवाब देती है, लो अब हम तुम दुनिया की सैर को जाते हैं। और खूब तेज़ चलने लगी, पतंग को भी उड़ाए लिए जा रही थी, और पतंग घबरा गई, चिल्लाकर कहने लगी, ए हे इतनी तेज़ तो मत चलो, मेरी सांस फूली जा रही है। हवा ने एक ज़ोर का कहकहा लगाया, मतलब ज़ोर से हंसी वो, और अपनी चाल और भी तेज़ कर दी। यानी कि कहने का मतलब, तेज़ हवा ने बेचारी को उस डोर को तोड़ दिया और उसको साथ लेकर उड़ी उड़ी जा रही थी, और तेज़ गति से और उड़ने लग गई थी। आगे बढ़ते हैं। दोनों बस उड़े चले जा रहे थे, और कौन कौन, पतंग और हवा, दरख्तों पर से, पहाड़ों पर से बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। इतने में सूरज के सामने बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया, और मैं की मोटी मोटी बूंदें पतंग पर गिरने लगी। यानी कि बारिश की जो है वो बूंदें जो है वो धीरे धीरे पतंग पर, मोटी मोटी बूंदें जो है वो गिरने लगी। पतंग चिल्लाई, ए बी हवा, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं भीग रही हूँ, मैं कैसे उड़ पाऊंगी। हवा उसके जवाब में हंस पड़ी, और बस बूंदों ने पतंग को नीचे ढकेल दिया। वो एक नाले में आकर गिरी, पानी और कीचड़ में लथपथ। अब तो पतंग बहुत पछताई और कहने लगी, मैं तो डोर से बंधी रहती तो क्यों इस मुसीबत में फंसती। तो इस पतंग को पश्चाताप होता है बेचारी को, क्योंकि वो हवा के साथ बहुत तेज़ से चली गई, लेकिन जब ये भीग जाती है बारिश से तो नीचे गिर जाती है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था। सैर करना, सैर करना का माना होता है दोस्तों घूमना फिरना, तफरी करना, घूमना फिरना और तफरी करना। और कह कहा यानी कि आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसना, कह कहा आवाज़ के साथ ज़ोर से हंसना। दोस्तों इसकी इमला देख लेना आप, क्योंकि हम ज़्यादातर गलती करते हैं इसमें, बड़ा काफ पहले वाले काफ में तो बड़ा काफ लिख देते हैं, लेकिन इस आगे वाले काफ को हम छोटा इस्तेमाल करते हैं कह कहा के अंदर। तो इस गलती को मत करना आप, कह कहा दोनों के अंदर ही बड़ा काफ है। ठीक है, और मैना का मतलब बारिश, मैं अपन कहते हैं ना, मैं हो रहा है आज, मारवाड़ी वर्ड, तो बारिश।
ठीक है। सांस फूलना, हाँफना, और लथपथ मतलब गंदगी से भरा हुआ, खराब हाल। हवा ने पतंग को भाई क्यों बुलाया? दुनिया की सैर कराने के लिए बुला लिया बेचारी को, ठीक है। पतंग की सांस क्यों फूलने लगी? क्योंकि हवा ने उसको बहुत ऊंचाई पर ले गई पतंग को। केका लगाने के बाद हवा ने कहका लगाने के बाद में दोस्तों हवा ने मतलब अपनी जो चाल है वो और तेज़ कर दी, यानी कि उड़ने की जो रफ्तार थी वो और तेज़ कर दी। पतंग नाले में कैसे गिरी भाई? ऊपर से बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरी और परिणाम स्वरूप वो पतंग है जो वो नाले में गिर गई। नाले में गिरने के बाद पतंग ने क्या कहा? नाले में गिरने के बाद पतंग ने तो यही कहा कि भाई इससे अच्छा तो मैं डोर से बंधी हुई रहती ना, तो ही मुझे मतलब इस मुसीबत में मैं नहीं फंसती। नीचे दिए गए हुरूफ को मिलाकर लीजिए। तो पे ते नून गाफ, इससे लफ्ज़ क्या बन गया? पतंग। क्या बन गया? पतंग। और सीन अलिफ नून सीन सांस, मीम स्वाद ये बे ते मुसीबत, ठीक है, मुसीबत। बे वाव नून और दाल वाव नून गुना बूंदो। बूंद की जमा है दोस्तों, बूंद। पानी की जो बूंद होती है ना उसकी जमा क्या है? बूंदो। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो मियाँ रशीद ने एक दिन क्या उड़ाई थी भाई? पतंग उड़ाई थी। क्या उड़ाई थी? मियाँ रशीद ने साहब ने एक दिन पतंग उड़ाई थी। आगे बढ़ते हैं। लो अब हम तो दुनिया की किसको जाते हैं? सैर को जाते हैं। हवा ने एक जोर का कह कहा लगाया, कह कहा, ठीक है। और बूंदों ने पतंग को कहाँ पे ढकेल दिया? नीचे ढकेल दिया। मैं डोर से बंधी रहती तो क्यों इस कहाँ पे? मुसीबत में फंसती। कहाँ पे? मुसीबत में फंसती। नीचे दिए गए लफ्ज़ों में वाव और नून गुन्ना मिलाकर इसकी जमा बनाइए भाई। तो शहर की जैसे वाव और नून मिलाया तो जमा क्या हो गई? शहरों। अब इसमें वाव और नून मिलाएंगे तो इसकी जमा क्या हो जाएगी दोस्तों? पतंगों। क्या हो जाएगा? पतंगों। और इसी तरीके से दरख्त के अंदर जमा क्या हो जाएगी? दरख्तों। दरख्तों। पहाड़ों। पहाड़ की जमा क्या हो जाएगी? पहाड़ों। और मुसीबत की जमा क्या हो जाएगी? मुसीबतों। मुसीबतों, ठीक है। और बूंद की जैसे अभी मैंने बताया था बूंदों, बूंदों। इस सबक में रशीद, पतंग, हवा, दुनिया, दरख्त, पहाड़, सूरज वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इन लफ्ज़ों में से किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम का इल्म हो रहा है, ऐसे लफ्ज़ों को इस्म कहते हैं। इस सबक से 5 इस्म की तलाश करके आप भी लिखिए। तो देखो इस्म की परिभाषा आपके सामने आ गई। इसी चैप्टर में मैंने बोला था ना, आप इन पाठों को आप पढ़ो आराम से, आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वो लगभग कवर हो जाएगा। तो इस्म किसे कहेंगे? किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन? इस्म बोलेंगे। जैसे दरख्त है, पहाड़ है, सूरज है, दिल्ली है, जयपुर है, और आपके लाल किला है, और आपके अकबर किसी लड़के का नाम है। तो इन सब चीज़ों को, जगहों को, इन सब के नाम को क्या बोलेंगे? इस्म बोलेंगे। इस्म को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इस्म को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे इसका जो डेफिनेशन है या इसके पार्ट्स हैं इस्म के, इसमें वो आपके मेरे ग्रामेटिकल पोर्शन पड़ा हुआ है प्ले लिस्ट में, आप आराम से उसको देखें, ठीक है। खुशखत लिखिए। रशीद और तेज़ी, फिर है मैं, और फिर टुकड़ा, और आखिरी है कीचड़। कीचड़ आखिरी वर्ड क्या है? कीचड़, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके पाठ नंबर 27। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों सबक नंबर 28, और ये भी नज़म के तौर पर है, दरख्तों से मोहब्बत। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं आपके मुदहतुल अख्तर साहब। मुदहतुल अख्तर साहब कौन है? अख्तर साहब हैं भाई, मुदहतुल अख्तर साहब, मुदहतुल अख्तर साहब। तो पढ़ते हैं इस नज़म को। दरख्तों से मोहब्बत। भाई इसके जो पाठ का जो मेन आपके दरख्तों से मोहब्बत इसमें बताया गया है कि हमें जो हमारे पेड़ पौधे हैं, दरख्त हैं, इनसे मोहब्बत
क्यों करने चाहिए और हमेशा करनी भी चाहिए। तो लिखते हैं शायर साहब, अख्तर साहब लिखते हैं, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा, और खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे, मुसाफिर धूप से घबरा के आए, तो ठंडी छाँव में आराम पाएं। कहने का मतलब शायर साहब ये इजहार करना चाहते हैं इस नज़म के, भाई हमें दरख्तों से मोहब्बत करनी क्यों चाहिए, और वो इसका कारण भी दे रहे हैं कि हमें दरख्तों से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो दरख्त है वो उनके ऊपर हमेशा चिड़ियों का बसेरा रहता है, उनके ऊपर हमेशा चिड़िया जो है वो बैठती है और निवास करती है, ठीक है। और दरख्तों से मिले साया घनेरा, और मतलब जो दरख्त हैं उनसे छाँव भी हमें, जो गहरी छाँव है, साया है, वो मतलब एक तरीके से आशना हमारे ऊपर मतलब छत्र छाया अपन बोल सकते हैं, वो दरख्तों की हमारे ऊपर रहती है। और इसी पेड़ पौधों पर, दरख्तों पर जो परिंदे हैं वो खुशी से हमेशा चहचहाते हैं, और खुदा की हम्द भी जो है वो परिंदे इन परिंदों पर, जो पेड़ पौधों पर, दरख्तों पर बैठकर गाते हैं। और मुसाफिर बेचारा रास्ते में चल रहा है, अगर उसको धूप लग रही है तो बेचारे हमेशा पेड़ की छाँव को ही तलाशेंगे, अगर रास्ते में कहीं पेड़ हो या दरख्त हो तो ठंडी छाँव में वो आराम करना पसंद करेगा मुसाफिर। फिर बढ़ते हैं दोस्तों, सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर, बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं, और बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। आगे शायर लिखते हैं, चाहे सड़क हो, चाहे मैदान हो, चाहे रास्ता हो, इन सब पर, चाहे घर हो, इन सब के अगर कहीं पे पेड़ है किसी घर के अंदर, चाहे सड़क के ऊपर है चाहे मैदान पर है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वो चाहे घर के अंदर कोई पौधा हो तो वो घर की खूबसूरती भी बढ़ाता है, या मैदान के अंदर जैसे बच्चे खेलते हैं और जैसे ही थक जाते हैं अगर पेड़ लगा हुआ हो तो वो आराम से उसके नीचे छाँव में बैठ सकते हैं। इसी तरीके से रास्ते पर हो तो दरख्तों का जो असर है वो मौसमों पर डिपेंड करेगा। अगर मौसम बारिश का मौसम हो या ज़्यादा बरसात जहाँ पर होती हो तो वहाँ पर पेड़ पौधे दरख्त जो है वो ज़्यादा होते हैं। और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग कह भी गए हैं हमसे कि दरख्तों से हज़ार फ़ायदे हैं हमसे, और हमें बड़ों की नसीहत ये हमेशा याद भी रखनी चाहिए, और नसीहत के साथ साथ हमें दरख्तों को हमेशा के लिए आबाद भी करना चाहिए। आप भी प्रण लें, आप भी ये वादा करें कि मुझे इंशाल्लाह इस बार जो बरसात का मौसम आएगा उसमें 5 पौधे मैं अपने घर में या अपने मोहल्ले के पास में जो भी जगह मिलेगी वहाँ पर लगाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं। बसेरा का माना हो गया परिंदों के ठहरने की जगह, ठीक है। घनेरा, घनेरा का मतलब घना एकदम। हम्द, खुदा की तारीफ़, और मुसाफिर सफ़र चलने वाला, नसीहत का माना हो गया अच्छी सलाह या नेक मशवरा। परिंदे कहाँ बसर करते हैं भाई, बसेरा करते हैं, परिंदे दरख्तों पर बसेरा करते हैं। दरख्तों से मुसाफिर को क्या फ़ायदा है, मुसाफिर बेचारा धूप के अंदर अगर परेशान हो रहा है तो दरख्त की छाँव में बैठकर आराम कर सकता है। बुज़ुर्गों ने दरख्तों के बारे में क्या कहा, बुज़ुर्गों ने दरख्तों के बारे में यही कहा कि दरख्तों से हमें हज़ार फ़ायदे होते हैं, और इसलिए हमें दरख्तों को हमेशा के लिए आबाद रखना चाहिए। दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का क्या मतलब है, दरख्तों को हमेशा आबाद रखने का मतलब ये है कि भाई हमें दरख्तों से बहुत से फ़ायदे हैं और इसलिए हमें दरख्तों को आबाद रखना है। नीचे दिए गए मिसरे को मुकम्मल कीजिए भाई। यहाँ आप लिख लीजिए, दरख्तों से मिले साया घनेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा, और खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। मुसाफिर धूप से घबरा के आए, और यहाँ पर इस नाम में आ जाएगा आपके मुसाफिर धूप। दरख्तों का असर मौसमों पर, दरख्तों का असर किस पर है, मौसमों पर। और बड़ों की ये नसीहत, क्या याद रखनी है, बड़ों की नसीहत याद रखनी है। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए भाई। अब देखो सेम साउंड जिस लफ्ज़ से मैच हो रही है उसको मिलाना है अपने को। तो बसेरा, घनेरा, इसी तरीके से मौसमों, घरों,
चहचहाते गाते, और ये चहचहाते गाते, आए पाएँ, और याद आबाद। ठीक है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों की वाहिद लिखिए भाई। दरख्तों की वाहिद क्या हो जाएगी? दरख्त। और चिड़ियों की वाहिद क्या हो जाएगी? चिड़िया। क्या वाहिद हो जाएगी? चिड़िया। ये तो हो गए आपके। रस्तों की वाहिद हो गई रास्ता। ठीक है, और या रास्ता भी बोल सकते हो आप। घरों की वाहिद हो गई घर, और मौसमों की वाहिद हो गई मौसम, और सड़कों की वाहिद हो गई आपके सड़क। क्या हो गई? सड़क। पढ़िए, समझिए और लिखिए भाई। बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ एक जैसा होता है, और लेकिन माने और इमला के एतबार से वो मुख्तलिफ होते हैं। जैसे सदा और स्वदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अब यहाँ से आपको सभी को ध्यान देना है। सदा सीन से, और स्वदा मतलब इनकी साउंड एक जैसी लगती है लेकिन इनके माने अलग हैं। पहले लफ्ज़ का मतलब होता है हमेशा, यानी कि सदा का माना क्या होता है? हमेशा। और स्वाद से जो है सदा, उसका मतलब होता है आवाज़। इस तरह नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का मतलब उस्ताद की मदद से अपनी कापी में लिखिए। अब जैसे पहला लफ्ज़ है आपके आरी, और फिर है अलिफ से आरी। तो पहले लफ्ज़ जो ऐन से आरी है, उसका माना दोस्तों आपके एक तरह से होता है खाली। हिंदी में लिखूं मतलब खाली होता है वो बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से मजबूर के माने में आ सकता है। अगर कोई मजबूर होता है तो उसके माने में आरी आ सकता है ऐन से। और ये जो आरी है अलिफ से, ये आपके दोस्तों लकड़ी काटने का औजार आता है। लकड़ी काटने का औजार, लकड़ी काटने का औजार। ठीक है, अब दूसरा लफ्ज़ जो है वो है कसरत, और से कसरत। तो कसरत ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो कसरत है सीन से, इसका तो माना होता है आपके वर्जिश। क्या माना होता है? वर्जिश, यानी कि अपन जो बॉडी बनाते वक्त एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, हिंदी के अंदर व्यायाम समझो। तो इस कसरत सीन से हो गया वर्जिश, और से हो गया आपके बहुत ज़्यादा। इसका माना क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। मतलब हम कहते हैं ना, वहाँ पे तो कसरत से आम पाए जाते हैं, वहाँ पर तो कसरत से केले पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा की मात्रा के अंदर आपको कसरत नाम याद रखना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपके रीड के लिए स्पेशली। अगला है दोस्तों आम और अलिफ से आम। तो ये तो ऐन से जो आम थे वो तो आगे आपके आम जनता, आम जनता के रूप में लिखते हैं। और ये जो आम है, ये आपके जो फल होता है ना खाने वाला, अलिफ से आम जो है वो, ये तो हो गया अलिफ से आम जो है वो खाने वाला, और ऐन से आम है वो एक तरीके से आम के मतलब जो जनता, एक आम जनता होती है ना, उसके माने में इस्तेमाल होता है। फिर बढ़ते हैं जीम से जाल, और जीम ऐन लाम जाल। तो इस जाल का माना एक तरीके से हो गया आपके फंदा। क्या हो गया? फंदा होता है ना, फंदा, जाल बिछाते हैं ना हम, फंदा लगाते हैं। और इस जाल का माना हो गया आपके धोखा देना। लोगत में क्या माना है इसका? धोखा देना। एन से जाल जो माना है वो उसका क्या माना है? धोखा देना। ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आ गया। फिर है आखिरी आपके अलम अलिफ से और अलम एन से। इस अलम का माना हो गया आपके गम, और इसका अलम का माना हो गया आपके एक तरीके से झंडा। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चैप्टर। खुशखत लिखिए, बे सीन ये रे बसेरा, फिर घनेरा, घनेरा, फिर छाँव, फिर आ गया छाँव, और फिर है आपके फ़ायदे, और फिर है नसीहत। क्या है? नसीहत। अब दोस्तों बढ़ते हैं आपके पाठ नंबर सबक नंबर 29 पे। ये भी मतलब अपने नस्र के तौर पर ये आपके पाठ है, और इसको पढ़ते हैं हम तंदुरुस्ती और ग़िज़ा, यानी कि हेल्थ और खुराक अपन समझ सकते हैं, खाने की जो चीज़ होती है ग़िज़ा। इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें जैसे गेहूँ है, चावल है, चना है, सब्जियां हैं, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह हैं। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए, और इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। साग और तरकारियां बदन में
हरारत पैदा करती है। दोस्तों हरारत का माना होता है गर्मी, मतलब ये जो आप हरारत बढ़ाती है साग और तरकारियाँ, और हरारत से खाना हज़म होता है, यानी कि गर्मी से खाना जो है वो हज़म होता है। और हरी सब्जियाँ सेहत के लिए मुफीद हैं। दूध निहायत ही उम्दा ग़िज़ा है, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं, और बच्चे जवान बूढ़े तंदुरुस्त और बीमार सब के लिए दूध फ़ायदेमंद है। ठीक है। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी और साफ़ ग़िज़ा की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब होता है, और हाजमा हाजमा बिगड़ने से आदमी जो है वो सुस्त रहता है और बीमार भी हो जाता है। और पानी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसके बगैर ग़िज़ा हज़म नहीं होती। पीने का पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए, गंदा पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अच्छी सेहत के लिए साफ हवाते हैं। आगे इसमें ग़िज़ा, ग़िज़ा का माना होता है खाना, और हरारत का माना होता है गर्मी, और मुफीद का माना होता है फ़ायदेमंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, इंसान की जो इंसानी ग़िज़ा है, इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें कौन कौन सी हैं भाई? इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें आपके हो गई, गेहूँ है, चावल है, दूध है, सब्ज़ियाँ हैं, फल है, अंडा है, ये सब ख़ास चीज़ें हैं। हरी सब्ज़ियाँ हमारे लिए क्यों मुफीद है भाई? हरी सब्ज़ियाँ हमारे लिए इसलिए मुफीद हैं कि हम इससे हमारा जो खाना है वो भी हज़म हो जाता है, और ये निहायत ही सेहत के लिए या तंदुरुस्ती के लिए अच्छी हैं। ठीक है। और फिर है दूध को उम्दा ग़िज़ा क्यों कहा गया है? इसमें इसलिए कहा गया है कि इसमें तमाम चीज़ें मौजूद रहती हैं जो सेहत के लिए ज़रूरी है। और ये दूध चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, ये हर इंसान की तंदुरुस्ती के लिए दूध बहुत फ़ायदेमंद है। ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है भाई? ज़्यादा खाने से आपके हाजमा भी बिगड़ जाता है, और इंसान जो है वो सुस्त पड़ जाता है, और सुस्त पड़ने से बीमार भी हो जाता है। हमारे लिए साफ़ हवा क्यों ज़रूरी है भाई? हमारे लिए साफ़ हवा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो सेहत है उसकी तंदुरुस्ती के लिए हमारे लिए हवा साफ़ ज़रूरी है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरिए। तो पहला लफ्ज़ है आपके, तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी क्या खाए? ग़िज़ा खाए। एक नंबर पे क्या है? ग़िज़ा खाए। साग और तरकारियाँ बदन में बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? बदन में बढ़ाती है क्या? हरारत, यानी कि गर्मी बढ़ाती है। ठीक है। और दो नंबर, दो हो गए, ग़िज़ा हो गया, हरारत हो गया। हरी सब्जियां सेहत के लिए क्या है? मुफीद है, फ़ायदेमंद है, ये 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पीने का पानी हमेशा कैसा रखना चाहिए? पीने का पानी हमेशा आपको साफ़ रखना चाहिए। और अच्छी अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा भी ज़रूरी है। नीचे दिए गए लफ्ज़ों से इस्म अलग करके लिखिए। दोस्तों ये अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर देखो, सिफ्त अलग करना है हमें, यानी कि इस्म संज्ञा अलग करना है, नाउन अलग करना है। दो दो शब्द आपको दिए हुए हैं इन सब में, इसके अंदर आपको कौन सा इस्म है ये छांटना है हमें। तो उम्दा ग़िज़ा के अंदर जो ग़िज़ा लफ्ज़ है वो क्या है? आपके इस्म है। क्या है? इस्म है। इसी तरीके से हरी सब्ज़ी के अंदर सब्ज़ी जो लफ्ज़ है वो आपके इस्म है। और गंदा पानी, तो यहाँ पर पानी जो लफ्ज़ है वो आपके इस्म है। साफ़ हवा, यहाँ पर हवा आपके इस्म है। और अच्छी सेहत, ये सेहत जो लफ्ज़ है ये इस्म है। ख़राब हाजमा, ये हाजमा जो है यहाँ पर इस्म है। अब दोस्तों ये उम्दा, हरी, गंदा, साफ़, अच्छी, ख़राब, ये सब लफ्ज़ क्या है? बाकी जो बच गए हैं वो सब सिफ्त हैं दोस्तों। क्या है? सिफ्त। क्या है? सिफ्त, यानी कि ये उस इस्म की अच्छाई और बुराई के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों इस्म और सिफ्त, इसको बहुत ही अच्छे से और डिटेल में मैंने करा रखा है। अगर आपने
आपको नहीं पता है तो उर्दू ग्रामर पे मेरा चैनल बनाया, उर्दू ग्रामर पे प्ले लिस्ट बनी है, उस पे जाके आप आराम से देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इंसान गेहूँ, चावल, फल, अंडा, दूध, आदमी, ग़िज़ा, सब्ज़ी, मछली, हड्डी, हरारत, सेहत। पहली मिसाल में दिए गए सभी अल्फाज इसमें मुज़क्कर हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। यानी कि इंसान, गेहूँ, चावल, फल, अंडा, दूध, आदमी, ये सब क्या है? मुज़क्कर हैं। यानी कि मुज़क्कर वो लफ्ज़ या इसम है जिससे नर होने का इल्म होता है। और दूसरी मिसाल में दिए गए सभी अल्फाज इसमें मुअन्नस है, इनसे किसी लफ्ज़ के मादा होने का इल्म होता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात को इस तरीके से समझें कि जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन ये मुज़क्कर है। उर्दू में मैं बोलूँगा इसको मुज़क्कर, ठीक है। और हिंदी के अंदर बोलूँगा दोस्तों पुरलिंग। क्या है? पुरलिंग। क्या है? पुरलिंग। और दूसरी जो लाइन है, ग़िज़ा, सब्ज़ी, मछली, हड्डी, हरारत, सेहत, इसको दूसरी लाइन को उर्दू में बोलूँगा मुअन्नस। मुअन्नस। और हिंदी के अंदर आता है स्त्रीलिंग। क्या आता है? स्त्रीलिंग। तो दोस्तों कहने का मतलब हमारे ऐसे ग्रामर में ये भी टॉपिक है दोस्तों, मुज़क्कर और मुअन्नस, इसको भी मैंने डिटेल में करा रखा है आपको। और एक नंबर 100% मुज़क्कर मुअन्नस से आएगा आपको। ये सवाल याद कर लेना मेरा, ये बात मेरी याद रख लेना। तो मुज़क्कर मुअन्नस जो भी आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है टॉपिक, उसको आराम से याद करना है आपको। एक बार दो बार देखना है बस वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, जिस लफ्ज़ से हमें नर के होने का एहसास हो, पुरुष होने का एहसास हो, तो वो कौन सा लफ्ज़ होगा? इसमें मुज़क्कर। और जिस लफ्ज़ से हमें स्त्री का बोध हो, स्त्री लफ्ज़ का या औरत लफ्ज़ का मतलब मालूम चल रहा हो, तो वहाँ पर मुअन्नस लफ्ज़ होगा। वो कौन सा इसम होगा? इसमें मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस की तीन तीन मिसालें भाई। तो तीन तीन मिसालें, अब आपके तीन की ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिसालें हैं जो है वो मुज़क्कर की हैं। और ये जो हैं 6 मिसालें हैं वो आपके मुअन्नस की हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। गेहूँ खुशखत लिखनी है, तो ये आगे आपके गेहूँ, फिर आगे आपके उम्दा, और फिर आगे हाजमा, और फिर आ गया नुकसान, और आखिरी वर्ड है आपके हमेशा। क्या आ गया? हमेशा। अब तदरीसी इशारे दोस्तों, इस किताब के अंदर ये जो नीचे लाइनें लिखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। तो इसमें लिखते हैं, असातिज़ा से गुजारिश है कि मुज़क्कर और मुअन्नस यानी कि तज़कीर और तानीफ़ की तारीफ़ हकीकी यानी कि जानदार और गैर हकीकी यानी कि बेजान मिसालों से वाज़े करें। तो ये यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, जैसे मैं किसी का नाम ले लूँ, जानदार का मतलब जिसमें जान हो, जैसे अकबर। अकबर ये क्या है? ये जानदार है और मुज़क्कर भी है। और इसी तरीके से मैं कह दूँ बुक या किताब, उर्दू के अंदर लिखा हूँ तो किताब, ये क्या है? किताब। अब है तो ये, जैसे मान लो कि आपके एक तरीके से मुअन्नस है लेकिन ये बेजान है, ठीक है, बेजान है, जान नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपके ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, हकीकी यानी कि जानदार और गैर हकीकी यानी कि बेजान। गैर हकीकी हो गया किताब, और किसी का नाम अगर जिसमें जान हो, जैसे मान लो कि मैं कह दूँ हाथी। हाथी आपकी क्या है? हकीकी है या गैर हकीकी है? हकीकी है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको कह दूँ बेट, जो खेलते हैं ना बेट, ये क्या है? ये बेजान है, बेजान मुज़क्कर है। और ये भी हाथी जो है वो आपके जानदार मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाज़े किया गया है। अब दोस्तों आपके आती है सवाल सबक नंबर 30, यानी कि ये भी एक तरीके से नज़म है दोस्तों आपके। और इस नज़म के अंदर आपके जो कोयल, कोयल इस नज़म का नाम है। तो दोस्तों इस आपके इस नज़म के अंदर जो कोयल एक नज़म है, इसके अंदर नज़म जो ये पूरी की पूरी किस पे फोकस कर रही है, किस पे इसका मौजू है, वो कोयल पे है। और इसमें कोयल की खूबसूरती के बारे में ज़िक्र किया गया है। और इसको अब पढ़ते हैं हम। ये कोयल के बारे में शायर लिखता है कि तेरी रंगत काली काली, तेरी सूरत भोली भाली,
और उड़ने वाली डाली डाली, और बन में शोर मचाने वाली, और कोयल तेरी कूक निराली। कहने का मतलब शायर लिखता है, रंगत का माना हो गया दोस्तों बनावट इसकी, जो इसका रंग है, आपके रंग है, इसका जो रंग है, रूप है, वो उसकी रंगत में है। और तेरी, शायर लिखता है कि ए कोयल, तेरी जो रंगत है, तेरा जो रंग है, तेरा जो कलर है, वो है कैसा है, वो काला है। और तेरी जो सूरत है वो बिल्कुल भोली भाली है, और उड़ने वाली डाली डाली, और तेरी जो उड़ने की जो शैली है वो डाली डाली है, यानी कि तू डाल डाल पे उड़ती है। बन, बन का माना होता है दोस्तों जंगल। बन का क्या माना होता है, जंगल। बन का क्या माना होता है, जंगल। जंगल में शोर मचाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली, यानी कि कोयल तेरी जो कूकू की आवाज़ है, जो साउंड है, वो बहुत ही निराली है, और जंगल में तू जो है वो शोर मचाती है। ठीक है। बाग में, आगे बढ़ते हैं। बाग में तेरी रट कूकू की, देती है एक लुत्फ अजब ही, सुनता है जब कोक की को तेरी, खुश होता है बाग का माली, कोयल तेरी कूक निराली। आगे शायर लिखता है, ए कोयल, बाग में तेरी जो रट है वो कूकू की, यानी कि लगातार तो कू कू की आवाज़ करती है। रट एक तरीके से जैसे कोई रटी हुई हो, इस तरीके से तेरी जो आवाज़ है जो कू कू करने की, उसका क्या कहना, जो कि जो तेरी कू कू की आवाज़ है वो एक लुत्फ, यानी कि एक मज़ेदार, एक अलग ही मज़ा है, एक अजब ही मज़ा है उसके अंदर, जब हम उसको कू कू को सुनते हैं बाग में। तो सुनता है जब कूक को तेरी, खुश होता है बाग का माली, कोयल तेरी कूक निराली। शायर लिखता है कि जब बाग में बैठी बैठी तू कूकू की जो रट लगाई बैठी रहती है, वो उसका एक अलग ही लुत्फ है, उसका एक आनंद, अलग ही आनंद है। और तेरी जब कूक को सुनता है, चाहे वो बाग का माली हो, तो कोयल तेरी कूक जो है वो वास्तव में बहुत ही निराली है। आगे बढ़ते हैं। तुझको आमों से रगबत है, आम के बागों से उल्फत है, कूकू करने की आदत है, और कूक से दिल तड़पाने वाली, कोयल तेरी कूक निराली। दोस्तों यहाँ पर आगे शायर लिखता है, तुझको आमों से है रगबत। रगबत का माना हो गया दोस्तों आपके एक तरीके से शौक या लगाव। शायर लिखता है, एक कोयल, तुझे आमों से जो है वो लगाव है, आम का जो पेड़ होता है ना, उससे तुझे लगाव है, और आम के बागों से तुझे उल्फत है, यानी कि तुझे मोहब्बत है। दोस्तों ये आपके देखो, मुझे लग रहा है कि जैसे अगर रीड लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये यहाँ से पैराग्राफ बन सकता है, यहाँ से पैराग्राफ बन सकता है, क्योंकि देखो इसके अंदर एक रगबत का इस्तेमाल हुआ है, और आपके आम का भी इस्तेमाल हुआ है, उल्फत का इस्तेमाल हुआ है, आदत। तो इस तरीके से जो लफ्ज़ चुनते हुए, मिले हुए और चुने हुए और कंफ्यूज करने वाले जो लफ्ज़ होते हैं ना, उससे शायर पैराग्राफ उठाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लेना, लेवल फर्स्ट वाले। तुझको शायर लिखता है, ए कोयल, ए कोयल, तुझको आमों से तो बहुत लगाव है, और आम के बागों से तुझे मोहब्बत है। तो ये जो तेरी कू करने की जो आदत है, वो दिल को बहुत तड़पाती है, क्योंकि तेरी जो कोक है, तेरी कूकू करने की जो आवाज़ है, वो बहुत निराली है वास्तव में। आगे शायर लिखता है, लड़के तेरी कूक को सुनकर नकल तेरी करते हैं अक्सर, तू गाती है उनसे बेहतर, उनकी कूक में है नकाली, कोयल तेरी कूक निराली। तो दोस्तों आगे शायर लिखता है, ए कोयल, तेरी जो कूकू की आवाज़ है उसको सुनकर नकल करते हैं कौन, अक्सर बहुत सारे ऐसे हैं जो तेरी इस कूक को सुनकर, तेरी कूकू की आवाज़ को सुनकर, बहुत से, ये देखो अक्सर दोस्तों संख्या, यानी कि ज़्यादा की संख्या में आ गया ना अक्सर। तो अक्सर जो लोग हैं वो तेरी कूकू को सुनकर उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन तू हमेशा उनसे तो बेहतर ही गाएगी, और इनकी जो कूक में जो नकाली है, जो नकल करने की आदत है उनकी कूक में, वो कोयल तेरी कूक से मतलब निराली नहीं है, तेरी ही जो कू की आवाज़ है वो निराली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ लफ्ज़ के माने देख लेते हैं। रंगत, रंगत का माना रंग,
बन, बन का माना जंगल, कूक का मतलब कोयल की जो आवाज़ है, और निराली का मतलब अनोखी। लुत्फ का माना हो गया मज़ा, रगबत का माना हो गया शौक़ या लगाव, और उल्फत का माना हो गया मोहब्बत, और नक्काली का हो गया नक्कल। सोचिए और बताइए, कोयल को वन में शोर मचाने वाली क्यों कहा गया है भाई? क्योंकि उसको आम का जो पेड़ है वो मस्त लगता है, और इसको इसकी जो कू कू की आवाज़ है वो वहीं पे उस बगीचे में बैठकर, पेड़ पर बैठकर गाती है। अगला है, बाग का माली क्यों खुश होता है? कोयल की आवाज़ को सुनकर बाग का माली खुश होता है। कोयल को किस चीज़ से रगबत है? आम के पेड़ से रगबत है, आम से, ठीक है, आम से। और कोयल की कूक की निराली क्यों कहा गया है? उसकी निराली इसलिए कहा गया है कि बहुत सारे लोग भी उसकी नकल करते हैं, लेकिन उस जैसी कोयल की आवाज़ की तरह कोई गा ही नहीं सकता, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी कि जब कोई भी अच्छा गाता है तो हम उस अच्छे गाने वाले की तुलना किससे करते हैं? उसको यही बोलते हैं कि भाई तेरी आवाज़ जो है वो कोयल की तरह है, ठीक है। नीचे दिए गए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो बाग में तेरी रट कूकू की, यानी कि बाग में तेरी रट कूकू की, यहाँ पर लिख देंगे रट कूकू की। आम के बागों से, आम के बागों से उल्फत है। उल्फत का माना क्या बताया था दोस्तों? मोहब्बत है। किसको? कोयल को। और तेरी क्या लिखेंगे यहाँ पर? तेरी हालत, तेरी हालत भोली भाली। और वन में शोर मचाने वाली, वन में शोर मचाने वाली है। नीचे लिखे हुए परिंदों के सामने उनकी बोली लिखी है भाई। अब ये देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये तोता मैना, मैना 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 दिख रही है। तो मैना यानी कि चूँ चूँ, च्यूँ च्यूँ, च्यूँ च्यूँ। मैना कैसे आवाज़ निकालती है? च्यूँ च्यूँ। और यह है चिड़िया। चिड़िया कैसे आवाज़ निकालती है? ची ची, ची ची। ये तो हो गया च्यूँ च्यूँ। मैना, मैना कैसे आवाज़ निकालती है? च्यूँ च्यूँ। और चिड़िया कैसे निकालती है? ची ची। और ये आपके कौवा साहब, कौवा तो काँव काँव ही करेंगे, काँव काँव। कबूतर गुटरगूँ गुटरगूँ, कबूतर कैसे करेंगे? गुटरगूँ। और ये आपके तोता, तोता कैसे करेंगे? टें टें, ठीक है, टें टें। और ये मुर्गा, मुर्गा कुकड़कू, कुकड़ू, ठीक है। खुशखत लिखिए। पहला लफ्ज़ है आपके रंगत, रंगत, सॉरी, रंगत। दूसरा लफ्ज़ है लुत्फ़। और तीसरा लफ्ज़ है आपके रगबत, रगबत। चौथा लफ्ज़ है उल्फत। पांचवा है नक्काली, नक्कल करने वाले, ठीक है। ये था दोस्तों आपके पाठ नंबर, सबक नंबर 30। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों सबक नंबर 31, और जिसका नाम है नया घर। सबक का नाम क्या है? नया घर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके एक हिरन और एक बकरे की बातचीत इसमें बताई गई है। तो शुरू करते हैं इन दोनों की दोस्ती के ऊपर। हिरन ने अपने दोस्त बकरे से कहा, आओ एक घर बनाएं। किसने कहा? हिरन ने बकरे से कहा, आओ एक घर बनाएं। तो बकरा बोलता है, बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ। तो फिर हिरन साहब कहते हैं वापस, मैं ज़मीन खोदूँगा और तुम लकड़ियाँ लाओ, ठीक है। और दोनों चले। एक हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की, और ये जगह बहुत खूबसूरत भी थी, और दोनों खुश हुए और घर बनाने लगे। यानी कि दोनों आपस में डिसाइड किया कि घर कहाँ बनाएं। तो उनको एक हरा भरा जो पहाड़ था उसके पास में ही घर की जगह है, उनको पसंद आ गई, और ये जगह भी खूबसूरत थी। पास ही एक बत्तख रहा करती थी। कौन सी? बत्तख। उनके पास गई और बोली, मुझे अपना साथी बना लो, अकेले जी नहीं लगता। बत्तख भी उनकी साथी बनने के लिए गई बेचारे उनके पास। हिरन और बकरे ने बत्तख से पूछा, बहन तुम क्या करोगी? तो बत्तख कहती है, घर की छत के लिए घास चुनकर लाऊंगी। और हिरन और बकरे ने कहा, अच्छा, आओ मिलकर घर बनाएं। फिर हिरन, बकरा और बत्तख घर बनाने लगे। एक खरगोश जो झाड़ियों में से उछलता कूदता निकला और बोला, दोस्तों सलाम, मुझे भी तो अपना साथी बना लो। सब ने मिलकर खरगोश से पूछा, भाई तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तो खरगोश ने जवाब दिया, अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटूंगा, और तो क्या करूंगा। तो सब जानवर घर बनाने लगे। इतने में कहीं से एक मुर्ग आ निकला और पूछने लगा, दोस्तों क्या कर रहे हो?
सब ने एक साथ जवाब दिया, घर बना रहे हैं। तो मुर्गा बोला, भाइयों मुझे भी तो साथी बना लो, मैं अकेला कहाँ रहूँगा। सब जानवरों ने मुर्ग से पूछा, तुम क्या करोगे। तो मुर्ग ने कहा, तुम्हारा जो जो चौकीदार जो है वो मैं बनूंगा और तुम्हें सुबह सवेरे उठाया करूंगा, ठीक है। सब जानवरों ने मिलकर घर बनाया। मुर्ग जो है वो चौकीदार बना। सब साथी नए घर में खुश खुश रहने लगे और मियाँ मुर्ग जो है वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर ये गीत गाते। कौन सा गीत गाते? नींद से जागो, काम को जाओ, कुकड़ू को भी, कुकड़ू को, कुकड़ू को भी, कुकड़ू को। अपने मुर्ग साहब जो हैं वो कौन सा गाना गाते हैं? नींद से जागो, काम को जाओ, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को, कुकड़ू को भाई कुकड़ू को। ठीक है, बच्चों के लिए ये पाठ है दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन जब छठी क्लास का स्टैंडर्ड होता है तो उसमें इसी तरीके के अच्छे अच्छे पाठ इस्तेमाल करते हैं। तो वही शुरू करते हैं अपन। पहला सवाल, हिरन ने बकरे से क्या कहा भाई? बकरे से कहा कि भाई आओ हम घर बना लें, ठीक है। और दूसरा सवाल है, हिरन और बकरे ने घर के लिए कैसी जगह पसंद की? उन्होंने एक हरा भरा जो पहाड़ के पास में जो जगह थी उसको पसंद कर लिया उन्होंने। घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली? घर बनाने के लिए खरगोश ने क्या जिम्मेदारी ली भाई? अपने जो नुकीले दांत थे खरगोश के, उसने बोला कि मैं उससे लकड़ी जो है वो काटूंगा। क्या काटूंगा? लकड़ी काटूंगा उससे, नुकीले दांतों से अपने। और बत्तख घर बनाने के लिए क्यों तैयार हुई? बत्तख जो है वो घर बनाने के लिए इसलिए तैयार हुई, उसने बोला कि भाई मैं भी तो मतलब अकेली हूँ और मेरा जी नहीं लगता, इसलिए मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मियाँ मुर्ग सुबह सवेरे कौन सा गीत गाते थे? नींद से जागो, काम को जाओ, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। ठीक है, ये गीत गाते थे आपने। फिर है, नीचे दी गई जगहों को, खाली जगहों को सही लफ्ज़ से भरिए भाई। तो यहाँ पर एक हरे, हरे के साथ में यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? भरे। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे? भरे। दूसरा है, हरे भरे पहाड़ के पास घर की जगह पसंद की। फिर पास ही एक क्या रहती थी? बत्तख रहा करती थी, बत्तख। ठीक है, क्योंकि बकरी और हिरन तो पहले से ही दोनों मौजूद थे। फिर है, अपने नुकीले दांतों से क्या काटूंगा? मिट्टी काटोगे या वो क्या बोला उस खरगोश ने? लकड़ी काटूंगा। क्या काटूंगा? लकड़ी। सब जानवर क्या बनाने लग गए? घर बनाने लग गए। नीचे दिए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग अलग करके लिखिए। बहन है तो बे, है और नून, बहन। फिर यहाँ बे, तोए, खे, बतख। और फिर बढ़ते हैं, बकरा। बकरे के अंदर बे, काफ, रे, अलिफ। फिर नुकीले के अंदर नून, काफ, ये, लाम और फिर ये। ठीक है, नुकीले। निकलना, नून, काफ, लाम, नून, अलिफ, निकलना हो गया। और उसको मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। जीम घे है, इससे लफ्ज़ क्या बन जाएगा? जगह। फिर है, पे है, अलिफ, तो इससे लफ्ज़ बन जाएगा आपके पहाड़। क्या बन जाएगा? पहाड़। फिर है, सींग, एस ये सीन ये, नून गे, सींग। ठीक है, और अलिफ के ये, लाम ये, तो इससे बन जाएगा आपके अकेले। क्या बन जाएगा? अकेले। और आखिरी वर्ड है, खे रे गे वाव, खरगोश। ठीक है, हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़े मिलाइए भाई। अब ये देखो, ये काम डिवाइड कर दिया था ना, कौन क्या करेगा। तो हिरन जो है, हिरन क्या करेगा? हिरन जो है वो आपके ज़मीन खोदेगा। जब दोनों हिरन और बकरी काम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले यही तो कहता है कि भाई मैं ज़मीन खोदूंगा। और खरगोश, खरगोश क्या करेंगे? लकड़ी काटेंगे अपने नुकीले दांतों से। और बकरा, बकरा क्या करेगा? ये लकड़ी लाएगा मकान के लिए। और बत्तख, बत्तख क्या करेगी? घास चुन कर लाएगी। और मुर्ग जो है वो चौकीदारी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ, मैं ज़मीन खोदूंगा और तुम लकड़ियाँ लाओ। मुझे अपना साथी बना लो, तुम्हारा चौकीदार बनूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले जुमले में लफ्ज़ मैं और
मैं बकरे के लिए और दूसरे जुमले में मैं हिरन के लिए और तुम बकरे के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं खोदूंगा, तो मैं यहाँ पहले लफ्ज़ में किसके लिए, लफ्ज़ पहले जुमले में लफ्ज़ मैं बकरे के लिए और दूसरे जुमले में मैं हिरन के लिए। मुझे अपना साथी बना लो। पहले जुमले में लफ्ज़ मैं बकरे के लिए और दूसरे जुमले में मैं हिरन के लिए और तुम बकरे के लिए इस्तेमाल हुआ है। तीसरे जुमले में लफ्ज़ मुझे बत्तख ने अपने लिए और चौथे जुमले में लफ्ज़ तुम्हारा मुर्ग ने अपने साथियों के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि ये सभी अल्फाज नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे अल्फाज को ज़मीर कहते हैं और इस सबक में ज़मीर इस्तेमाल हुए हैं, इसकी तलाश करके लिखिए। दोस्तों, इस पूरी गाथा की जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको आप इतना समझो कि जो मतलब एक तो हिंदी के अंदर समझो, आपके इंग्लिश के अंदर तो आता है प्रोनाउन और संज्ञा। यूँ समझो आप आसान भाषा में, जैसे ये ज़मीर है, ज़मीर है, इसको आपको इंग्लिश में बोलेंगे अपन प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। और हिंदी के अंदर बोलेंगे दोस्तों सर्वनाम। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तो कहने का मतलब दोस्तों इसका ये है कि ज़मीर किसे बोलेंगे? जिस तरीके से हमने इस्म को समझा, इस्म यानी कि संज्ञा या नाउन, कि भाई किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी शख्स का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम इस्म बोलेंगे। अब वहाँ पर जो भी इस्म है, उस इस्म की जगह जो लफ्ज़ बोला जाता है वो क्या कहलाता है? वो ज़मीर कहलाता है। वो ज़मीर कहलाता है। वो ज़मीर कहलाता है जो इस्म की जगह बोला जाता है। यानी कि जहाँ जो इस्म क्या है? किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी इंसान का, जगह का, या किसी चीज़ का नाम है, वो इस्म है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी अभी, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, कलाम, कलाम आया, तो यहाँ पर इस्म जो है वो कलाम है। तो अब मैं इस कलाम जैसे मेरे पास आ गया, तो मैं इसको ये बोलूँगा वो आ गया, वो आ गया। तो यहाँ पर कलाम की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? वो। तो ये जितने भी ये है, वो है, या मैं, या हम, या तुम वग़ैरह, ये जो भी लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं, मुझे, तुम्हारा, ये सब इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? सब ये ज़मीर हैं। दोस्तों आगे इसमें ज़मीर की किस्में भी हैं। मैंने ज़मीर के ऊपर अलग से एक पूरा वीडियो बना रखा है, बहुत ही आसान भाषा में। उसको अभी और आज ही देखना है दोस्तों। इस्म वाला टॉपिक और ज़मीर वाला टॉपिक, आपके ग्रामर वाला बेस जो है वो बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा। समझने की ज़रूरत नहीं है दोबारा कहीं से भी। तो उसकी 5 किस्में ज़मीर की भी, ज़मीर शख्सी है, ज़मीर मौसूली है, ज़मीर इस्तफ़हामी है। ये सब दोस्तों पूरा एक वीडियो आपके सामने बनाया हुआ है। अगर आपने प्ले लिस्ट में नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए। खूबसूरत पहला लफ्ज़ है, खूब सूरत। फिर आता है बत्तख, बे तोएं खे बत्तख। फिर आता है सुबह, सुबह। फिर खरगोश, खरगोश को गैन से नहीं लिखना है दोस्तों, खरगोश को ग्याफ से लिखना है। और फिर आता है आखिरी मुर्ग। ठीक है। तदरीसी इशारे क्या कह रहा है भाई? असातिज़ा से गुजारिश है कि तालिब इल्मों को ज़मीर की किस्में बताएं। भाई साहब, ज़मीर की किस्में आप उर्दू मंजिल एकेडमी के चैनल पे जाना, प्ले लिस्ट बनी हुई है उर्दू ग्रामर के नाम से, उस पर जाना, अलग से आपको थंबनेल पर नाम दिख जाएगा ज़मीर। बहुत ही अच्छे डिटेल में करवाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों आपके लास्ट एंड समापन आज के इस कक्षा 6 की किताब का, जिसमें सबक नंबर 32 जो है आपके वो है गिनती। ठीक है। उर्दू के अंदर गिनती कैसी होती है, कैसे लिखते हैं उसको, हमें आती सभी है, लेकिन लिखने का क्या तरीका है उर्दू के अंदर, तो बड़े ध्यान से समझना है। शब्दों में और अंकों में दोनों में। जैसे एक को उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे, 2 को इस तरीके से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15
अब देखो 11, 12, 13, 14, 15 ये जो ऊपर उर्दू में लिखे हुए ना, ये भी आप ध्यान से देख लें एक बार। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इन लफ्ज़ों को लिखवाइए भाई। अब जैसे 5 है तो 5 को उर्दू के अंदर कैसे लिखोगे आप? पहले तो इमला लिखना सीख जाओ इसका। इमला लिखेंगे पे अलिफ नून और चे 5। फिर 11, ये 11 और फिर 18 अलिफ ठे रे है 18 और फिर 22, 22 ठीक है। और आखिरी है 25 पे चे ये और सीन 25। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को हिंदसों में लिखें भाई। हिंदसों में 4। अब उर्दू के अंदर 4 कैसे लिखेंगे? ऐसे 4। 8, 8 आपके चैप्टर के अंदर इस तरीके से बताया हुआ है। और जो 10 है, 10 तो जैसे आपके हिंदी वाले की तरह ही है एक तरीके से। 1 लिखते हैं ना अपन वो, और ये बिंदी। और फिर 13, ये 13 और फिर 20, ये 20, ये 23, ये 23 इस तरीके से आ गया 23 ठीक है। 23 इस तरीके से, ये 2 और ये 3 23 ठीक है। हिंदसों को लफ्ज़ों में लिखिए भाई। ये आपके अभी जैसे ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ था उसको आराम से देख लें आप। 3 को कैसे लिखते हैं? ते ये नून 3। और फिर ये है आपके 16, तो 16 को इस तरीके से लिखेंगे अपन 16। फिर 21, ये अलिफ काफ ये और इसके नीचे खड़ी ज़ेर 21 ठीक है। फिर ये आ गया आपके 6 और फिर 19, ये आ गया आपके 19 और फिर 24, ये आ गया 24। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के हरूफों की तादाद हिंसों में लिखी है भाई। 1 ठीक है और 2, ये 2, 12, ये 12, 15, ये 15, 18, ये 18 और 24, ये 24। उर्दू की देखना दोस्तों, उर्दू को ठीक है। और अलिफ और बे के तहत दिए गए हिंसों को मिलवाइए भाई, अलिफ और बे को। अब जैसे हिंदी वाला अगर मैच करें हम हिंदसू को दोस्तों, हिंदी से मिलान करने का बोल रहा है। ऊपर वाला भी जैसे हिंदी के लिए बोल रहा है क्या, हिंदसू में लिखवाइए। हिंदसू में जैसे 1 इस तरीके से लिखते हैं ना अपन, सॉरी 1 मैंने उर्दू में बता दिया था आपको। 1, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया और ये 18 हो गया आपके, और ये आखिर में 24 हो गया ठीक है। ये हिंदी के लिए बोल रहा था। अब इसको जैसे उर्दू और हिंदी को मैच करना है आपको भाई। जैसे 2 ये उर्दू वाला है तो इसके हिंदी वाला 2 कहाँ, ये रहा। फिर आपके ये 15 है, 15 में कहाँ, ये रहा 15। 8 है, 8 इसमें आ जाएगा। 3 कहाँ है, 3 कहाँ है, थोड़ा नीचे देख लेते हैं अपन। एक तरीके से ये रहा 3, ये रहा 3 आपके। फिर आता है 14, हिंदी वाला 14 ये रहा। 6 ये रहा और 17 ये रहा और 19 ये रहा आपके। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ये चैप्टर कक्षा 6 की जो बुक्स थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई है और बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने इसमें पढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंटेंट, देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी इस चैनल पे व्यूअर्स जो है वो कम है, 300, 350, 500, 650, 700 हैं। लेकिन दोस्तों मुझे इतना भरोसा है कि ये जो 500, 750, 800 कैंडिडेट हैं ये लगातार शुरू से लेकर आखिर तक मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और पूरा कंटेंट देख रहे हैं। दोस्तों दुआ करता हूँ उस खुदा से आप सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी से कंटेंट देख भी लिया ना 2-3 बार वीडियो को, जितनी भी अपने चैनल पे पड़ी हुई है, तो रीड तो आपको चुटकियों में निकालोगे। आप 25 नंबर से प्लस निकालोगे, मेरा भरोसा करो दोस्तों। और आप भरोसा करने की मतलब मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। आप पीछे के पेपर उठाओ, उसके कंटेंट को देखो और जो मतलब आपके गाइडें हैं या जो किताबें हैं, मतलब जो आपका बेस नहीं बना पाती, मतलब उर्दू को कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें, ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। और बिल्कुल हल्के में लेकर जो हमें उर्दू सब्जेक्ट रीड के अंदर आगे लाने का एक बेहतरीन माध्यम है, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो मैं इस गलती को जो आप बहुत बार कर चुके हैं इस बार नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। मुझे जितना भी समय मिलेगा तो मैं आपके लिए उर्दू कंटेंट में 25 से प्लस नंबर लाना
ये इंशाल्लाह मेरे से जितना कोशिश होगी मैं करूँगा, और आप लोग भी ईमानदारी से जुड़े रहें। बस एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ, वीडियो को पूरा देखा करें दोस्तों, ताकि कंटेंट कोई भी पीछे ना रहे आपके रीड के लिए स्पेशली। तो दोस्तों अब मिलते हैं फिर से एक नई सीरीज़ के साथ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सी सीरीज़ शुरू करें, कक्षा 7 कर दें? मेरे हिसाब से तो कक्षा 7 ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि बाकी चैनलों पे वैसे पड़ी हुई है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे पढ़ लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जिस तरीके से हमने कक्षा 6 की जो सीरीज़ पढ़ी थी कंटेंट के साथ, ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ, अगर उसी तरीके से कक्षा 7 की जो बुक्स हैं वो पढ़ें, तो आप बताओ, कमेंट करो, पढ़ लेते हैं अपन। और क्योंकि फरवरी के अंदर लगभग आपकी जो बुक्स हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा इंशाल्लाह, जितना मुझे समय मिलेगा। क्योंकि फिर बचता है अपने मार्च, मार्च के अंदर जो उर्दू पेडागोजी को लेकर और जो आपकी उर्दू ग्रामर है उसको लेकर जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, मॉडल पेपर हैं, किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, वो सब अपन मार्च में आराम से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जय हिंद।